Hello students, again I welcome you all on our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। ठीक है, आपको पता है कि अपन ने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि दिस कोर्स इज पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर द सॉलिड वेस्ट, कि जो कि बिहार में एक सॉलिड वेस्ट की वैकेंसी आई है उसके लिए पर्टिकुलरली अपन ने ये कोर्स डिजाइन करा है। तो वहां पर जो भी स्टूडेंट वहां पर इसकी तैयारी कर रहा है, because it is a golden opportunity for the BTech student also, not from the civil engineering background, it is also for the chemical background, architecture and other ones also. You can see the notification and you can see a video that is the panel discussion from the experts. तो आप वहां सर जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है, जिनको ये पता नहीं है कि कौन कौन एलिजिबल है, तो वो जाके हमारे पैनल डिस्कशन वाले वीडियो को देख सकता है, जहां पर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन ने पहले लेक्चर में वहां पर सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट के बारे में डिस्कस करा था। लिक्विड वेस्ट में डिस्कस करा था कि लिक्विड वेस्ट कहां से आ सकता है, कितना आ सकता है, और वहां पर उस लिक्विड वेस्ट की फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वो चीज अपन ने वहां पर डिस्कस कर ली थी। उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि वहां पर जैसे पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है, वो कौन से सीवेज से आते हैं, या डोमेस्टिक सीवेज की वजह से कौन से कंटेमिनेंट पानी सीवेज में ऐड होता है, इंडस्ट्रियल सीवेज की वजह से कौन सा कंटेमिनेंट ऐड होता है। वहां पर कलर है तो कलर कहां से आ रहा है, कलर यदि पानी का फ्रेश सीवेज का वो जो कलर होता है वो ग्रे कलर होता है, टाइम के साथ साथ जो कलर है वो ब्लैक कलर हो जाता है, उसको अपन सेप्टिक बोलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद में अपन अब आज की क्लास में अपन यहां पर डिस्कस करेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज। किसके डिस्कस करेंगे यहां पर अपन? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज में सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर पीएच की। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज में यदि बात करते हैं तो पहली बात करते हैं अपन पीएच की। आपको पता है पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीएच इक्वल टू होता है माइनस log 10H प्लस आयन। यही होता है क्या? माइनस log H प्लस आयन। आपको ये पता होगा कि POH, यदि यहां पर जो H है वो मिलीग्राम पर लीटर नहीं है, ग्राम पर लीटर नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, जिसको अपन किस में लिखेंगे? यहां पर मोल पर लीटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? मोल पर लीटर में लिखेंगे। इसी तरह यदि मैं यहां पर POH की बात करता हूं तो POH क्या होगा? माइनस log 10OH माइनस आयन। होगा या नहीं होगा? ठीक है। और यदि अपन बात करते हैं यहां पर पीएच प्लस पीओएच की, तो आपको ये पता है, अपन बचपन में पढ़ चुके हैं, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है? वहां पर 14 होता है। ठीक है। यदि वहां पर पीएच की वैल्यू वहां पर 0 से 7 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वहां पर एसिडिक नेचर। पीएच की वैल्यू यदि 7 होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वहां पर न्यूट्रल। और पीएच की वैल्यू यदि वहां पर 7 से 14 के बीच होती है, पीएच की वैल्यू यदि वहां पर 7 to 14 होती है, तो इसका मतलब वहां पर उसका नेचर कौन सा होता है? वहां पर बेसिक नेचर या एल्केलाइन नेचर। बेसिक नेचर भी बोल सकते हैं, या उसको अपन एल्केलाइन नेचर भी बोला जा सकता है। तो ये होता है वहां पर पीएच के रिगार्डिंग बातें। ठीक है, लिख लीजिए यहां पर। अब यदि बात करते हैं कि सर जो सीवेज होता है वो एल्केलाइन होता है, एसिडिक होता है, या न्यूट्रल होता है, अपना क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो यदि अपन बात करते हैं यहां पर, तो अपना जो सीवेज होता है, सीवेज की यदि मैं बात करता हूं तो सीवेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है? वहां पर एल्केलाइन होता है। सीवेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है? वहां पर एल्केलाइन होता है। सीवेज का जो नेचर है वो क्या होता है? वहां पर एल्केलाइन होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर जैसे जैसे टाइम पास होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? जो सीवेज है उसमें वहां पर एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन हो जाएगी, ऑर्गेनिक पार्टिकल का कंपोजिशन हो जाएगा एरोबिक एनारोबिक रिएक्शन के द्वारा। तो वहां पर
एसिड बन जाते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल के डीकंपोजिशन के द्वारा वहां पर एसिड बन जाते हैं। तो जो सीवेज है उसका नेचर क्या हो जाता है, वहां पर एसिडिक नेचर हो जाता है। सीवेज का जो नेचर है वहां पर कौन सा नेचर हो जाता है, वहां पर एसिडिक नेचर हो जाता है। बात समझ आई यानी इंपॉर्टेंट है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सीवेज। सीवेज का नेचर स्टार्टिंग में एल्कलाइन होता है, लेकिन वहां पर एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन के द्वारा ऑर्गेनिक पार्टिकल का डीकंपोजिशन हो जाता है और ऑर्गेनिक पार्टिकल के द्वारा वहां पर एसिड बन जाते हैं और वहां पर जो सीवेज है उसका नेचर क्या हो जाता है, वहां पर एसिडिक नेचर हो जाता है। बात समझ आई या नहीं आई, बोलिए बात समझ आई या नहीं आई। तो लिख लीजिए यहां पर जिनको भी लिखना है, ठीक है। तो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगला नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा यहां पर क्लोराइड कंटेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा यहां पर, क्लोराइड कंटेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी यहां पर, क्लोराइड कंटेंट। अब बात करते हैं क्लोराइड कंटेंट की। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन से सीवेज में क्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है, डोमेस्टिक में ज्यादा होता है, इंडस्ट्रियल में ज्यादा होता है। डोमेस्टिक सीवेज में भी किस एक्टिविटी के द्वारा वहां पर क्लोराइड कंटेंट आ रहा है। क्लोराइड कंटेंट यदि अपन डोमेस्टिक सीवेज की बात करते हैं तो डोमेस्टिक सीवेज में वहां पर जो क्लोराइड कंटेंट है मेनली किसकी वजह से आता है, वहां पर किचन एंड बाथरूम की वजह से आता है। किचन एंड बाथरूम के सीवेज की वजह से वहां पर जो सीवेज है उसमें क्लोराइड कंटेंट की क्वांटिटी ज्यादा आती है। और देखा गया है यदि अपन लिमिट की नॉर्मल क्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं, नॉर्मल क्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं अपन सीवेज में, नॉर्मल क्लोराइड कंटेंट की यदि मैं सीवेज में बात करता हूं तो नॉर्मल क्लोराइड कंटेंट इन डोमेस्टिक सीवेज जो होता है वो कितना होता है, वहां पर 120 मिलीग्राम पर लीटर। कितना होता है वहां पर, 120 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। अब अगली चीज आती है कि सर यदि इससे ज्यादा यदि क्लोराइड कंटेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या समझेंगे। यदि किसी सीवेज में इससे ज्यादा क्लोराइड कंटेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस सीवेज में इंडस्ट्रियल वेस्ट है। उस सीवेज में कौन सा वेस्ट आ गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स हो रहा है, क्योंकि वहां पर देखा गया ये कि डोमेस्टिक सीवेज में क्लोराइड कंटेंट लगभग 120 मिलीग्राम पर लीटर ही होता है। लेकिन यदि अपन बाद में दूसरी बात करते हैं कि वहां पर यदि इससे ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब यह समझते हैं कि वहां पर कोई ना कोई इंडस्ट्रियल सीवेज मिला है, इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला है। और इंडस्ट्री में भी कौन सा, आइसक्रीम प्लांट, मीट फैक्ट्री, इन सब में जो मेनली क्लोराइड कंटेंट का सोर्स है वो कौन सी है, वहां पर आइसक्रीम फैक्ट्री, आइसक्रीम प्लांट, आइसक्रीम प्लांट, मीट कि कहीं पर मीट की फैक्ट्री होती है तो मीट, ये सब क्या है वहां पर, ये सब क्या है वहां पर, क्लोराइड कंटेंट के सोर्स है इन द इंडस्ट्रियल सीवेज में। आई बात समझ में नहीं आई, बोलिए बात समझ आई या नहीं आई। अब आता है कि वहां पर क्लोराइड कंटेंट, अब यहां पर आता है कि क्लोराइड कंटेंट को कैसे मेजर करा जाए। बेटा अपन ने पढ़ भी रखा होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा वेस्ट वाटर में, यदि नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, अपन यहां पढ़ने के लिए बैठे कि वहां पर किसी भी पानी में या सीवेज में तो क्लोराइड कंटेंट होता है। क्लोराइड कंटेंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, यहां पर क्लोराइड कंटेंट का मेजरमेंट टाइट्रेशन प्रोसेस के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, वहां पर टाइट्रेशन प्रोसेस के द्वारा करेंगे। और टाइट्रेशन किसके साथ करते हैं वहां पर बेटा, टाइट्रेशन वहां पर अपन AgNO3 के साथ करते हैं और एज ए इंडिकेटर के रूप में, एज ए इंडिकेटर के रूप में वहां पर K2CrO4 का यूज करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट। एज ए इंडिकेटर के रूप में अपन क्या यूज करते हैं, वहां पर पोटेशियम क्रोमेट का यूज करते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट अपन किसके रूप में रहते हैं, रिएक्शन के रूप में यूज करते हैं, मतलब सीवेज को इसके साथ टाइट्रेट कराते हैं। बात समझ आई या नहीं आई, बोलिए बात समझ आई या नहीं आई, समझ आ गई, लिख लीजिए इसको, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, वहां पर इस मेथड को बोला जाता है वहां पर मोर्स मेथड।
इस मेथड का एक पर्टिकुलर नाम है मोर्स मेथड। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोराइड कंटेंट का मेजरमेंट कौन से मेथड के द्वारा करते हैं, तो क्लोराइड कंटेंट का मेजरमेंट किसके द्वारा करते हैं, वहां पर मोर्स मेथड के द्वारा करते हैं। क्लोराइड कंटेंट का मेजरमेंट किसके द्वारा करते हैं, वहां पर मोर्स मेथड के द्वारा करते हैं, जिसमें अपन सीवेज को AgNO3 के साथ टाइट्रेट करते हैं, एज ए इंडिकेटर के रूप में K2CrO4 का यूज करते हैं। क्लियर है? चलो अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो वहां पर इंप्योरिटी हो सकती है वो होती है वहां पर नाइट्रोजन कंटेंट। नेक्स्ट जो होती है वो कौन होता है, वहां पर नाइट्रोजन कंटेंट। यदि किसी सीवेज में नाइट्रोजन कंटेंट आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि उस सीवेज में वहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट मिला हुआ है। किसी भी सीवेज में यदि वहां पर नाइट्रोजन कंटेंट है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक पार्टिकल, ऑर्गेनिक मेटल वहां पर किसी सीवेज में कहीं ना कहीं से आया हुआ है और वो मिक्स हो गया। ठीक है, अब आता है कि वहां पर जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है किसी भी पानी में या सीवेज में, वहां पर जो नाइट्रोजन होते हैं वो 4 फॉर्म में होता है। कौन कौन सी में, वहां पर फ्री अमोनिया, दूसरा होता है वहां पर ऑर्गेनिक अमोनिया, तीसरा जो होता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में हो सकता है, वहां पर नाइट्राइट, और चौथा जो है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में हो सकता है, वहां पर नाइट्रेट की फॉर्म में हो सकता है। नाइट्रोजन कंटेंट किसी भी सीवेज में या वेस्ट या रो वाटर में जो नाइट्रोजन है वो 4 फॉर्म में हो सकता है, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। फ्री अमोनिया का मतलब क्या है कि वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल अभी मिक्स हुआ है। फ्री अमोनिया का मतलब क्या है कि वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल अभी मिक्स हुआ है सीवेज में। ऑर्गेनिक अमोनिया का मतलब क्या है कि वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल पहले ही मिक्स हो गया और वह अमोनिया, और वहां पर अमोनिया ऑर्गेनिक पार्टिकल के साथ में बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट का क्या मतलब है कि वहां पर जो अमोनिया है, वहां पर यदि कोई अमोनिया है और अमोनिया को वहां पर ऑक्सीजन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाए, और इन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो जो अमोनिया है, अमोनिया सबसे पहले वहां पर नाइट्राइट में और ये नाइट्राइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा ऑब्वियसली एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अमोनिया से नाइट्राइट के लिए वहां पर नाइट्रोसोमोनस, वहां पर जो रेस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है, वहां पर नाइट्रोबैक्टर, वहां पर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोसोमोनस, सॉरी, यहां पर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर नाइट्रोसोमोनस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर नाइट्रोबैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर नाइट्रोबैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ आई बात या नहीं आई, बोलिए, क्लियर हुआ? बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहां पर अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला, अमोनिया से नाइट्राइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोसोमोनस। नाइट्राइट से नाइट्रेट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर नाइट्रोबैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो और फ्री अमोनिया है, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया, इन दोनों को कंबाइंड रूप से
फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है वहां पर? कजरधार अमोनिया। स्पेलिंग गड़बड़ हुई है, कजेधार अमोनिया। इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है वहां पर? कजरधार अमोनिया। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो बॉक्स में बंद कर लीजिए और लिख लीजिए। इन दोनों को भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। आगे अपन बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो केमिकल वाटर क्वालिटी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज जो आता है, वो आता है यहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। पहला, ऑब्वियसली किसी भी सीवेज में कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितनी वहां पर, उसके आधार पर ही ये डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर पाएगी। तो डोमेस्टिक डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? किसी भी सीवेज में वहां पर कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में है, ठीक है, उसको बोला जाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सीवेज में कितनी मैक्सिमम, क्योंकि अपन ने अभी अभी बोला है कि कल के लेक्चर में अपन ने देखा था कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो बायोलॉजिकल रिएक्शन चेंज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि टेम्परेचर वहां पर चेंज हो गया तो वहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन भी वहां पर चेंज हो जाएगी। और बायोलॉजिकल रिएक्शन आपको पता है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और यदि वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहां पर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वहां पर यदि ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो वहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वहां पर चेंज हो जाएगी। इसीलिए द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, कि वहां पर टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्या करता है? वहां पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वहां पर टेम्परेचर कितना है। तो इसीलिए बोला जाता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature maximum oxygen present in water, maximum oxygen present in water, maximum oxygen present in water is known as saturation dissolved oxygen, is known as saturation dissolved oxygen, saturation dissolved oxygen, saturation dissolved oxygen। आपको यह भी पता होगा कि जैसे जैसे यदि वहां पर, कि यहां पर एक पॉइंट भी है, यदि डिसॉल्व ऑक्सीजन, इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, कि वहां पर यदि डिसॉल्व ऑक्सीजन, इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन लेस देन, यदि वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन वहां पर लेस देन 4 ppm हो जाता है, यदि वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 ppm से कम हो जाती है तो वहां पर एक्वेटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती है। इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन लेस देन 4 ppm देन एक्वेटिक लाइफ डज नॉट सर्वाइव, देन एक्वेटिक लाइफ डज नॉट सर्वाइव, डज नॉट सर्वाइव। तो एक्वेटिक लाइफ वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाए। बात समझ आई या नहीं आई? बोलो, क्लियर है? तो मैंने ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो कि यदि वहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है और बायोलॉजिकल रिएक्शन ज्यादा होगी तो वहां पर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज हो जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज हो जाएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यदि ऑक्सीजन को यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन यदि बढ़ रही है तो यूटिलाइजेशन, ऐसे लिखो, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। और यदि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा तो उस
सीवेज में डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी, तो उसमें वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। पता है बात, ये बात का। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सीवेज में या किसी पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट कैसे करोगे। किसी सीवेज में या किसी पानी में वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट कैसे करोगे, तो किसी भी सीवेज में या किसी पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट कैसे करते हैं अपन, रिंकल्स मेथड के द्वारा करते हैं। किसी सीवेज में या किसी पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं अपन, वहां पर रिंकल्स मेथड के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, वहां पर रिंकल्स मेथड के द्वारा करते हैं। किसी भी सीवेज में या किसी वेस्ट वाटर में वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट किसके द्वारा करते हैं, वहां पर रिंकल्स मेथड के द्वारा करते हैं। और यही क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बोल देता हूं, यहां पर ये पेपर में छप गया, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, और क्वेश्चन पूछे ना पूछे, कि वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट वाटर में या वेस्ट वाटर में कैसे करते हैं। कैसे करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट, रिंकल्स मेथड के द्वारा करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए यहां पर दोनों लाइन, उसके बाद बताऊंगा कि रिंकल्स मेथड कैसे करते हैं। लिखिए, रिंकल्स मेथड कैसे क्या करते हैं बताइए, अपन कैसे क्या करते हैं बताऊंगा। लिख लिया, चलो। अब आता है कि रिंकल्स मेथड में रिएक्शन कैसे होती है, रिंकल्स मेथड कैसे करते हैं। देखो, रिंकल्स मेथड में अपन जो सैंपल होता है, सैंपल को अपन MnSO4 ठीक है प्लस NaOH प्लस Ki, इन तीनों के साथ टाइट्रेट कराते हैं। सैंपल को अपन, जो भी वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल को अपन MnSO4, NaOH और Ki के साथ क्या कराते हैं, वहां पर टाइट्रेट कराते हैं। किसके साथ टाइट्रेट कराते हैं, वहां पर इसके साथ टाइट्रेट कराते हैं। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एक तो वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ऐसे यहां पर ये लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीजन एब्सेंट। एक तो यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, दूसरा यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। दूसरा यहां पर क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ऑक्सीजन एब्सेंट हो या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑक्सीजन यदि एब्सेंट है, वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर बनेगा MnOH का होल ट्वाइस। मतलब वहां पर जो सैंपल है, सैंपल का कलर क्या आ जाएगा, वहां पर व्हाइट कलर आ जाएगा। यदि आपने सैंपल को MnOH का होल MnSO4 NaOH प्लस Ki के साथ टाइट्रेट कराते हो, और वहां पर यदि सैंपल का कलर वहां पर व्हाइट कलर आ जाता है, सैंपल का कलर क्या आ जाता है, वहां पर व्हाइट कलर आ जाता है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि उस सैंपल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। समझ आई बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं, समझ आया। सैंपल को यदि आपने MnSO4 NaOH प्लस Ki के साथ टाइट्रेट कराते हो, और वहां पर टाइट्रेट कराने के बाद सैंपल का कलर यदि वहां पर व्हाइट कलर आ जाता है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग आप ये समझोगे कि वहां पर उस सैंपल में क्या नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है। क्लियर है, बोलिए, कोई भी डाउट है यहां पर, बोलो, कोई भी डाउट है या नहीं। यदि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यदि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या बन जाएगा, MnO2 बनेगा। क्या बनेगा, वहां पर MnO2 बनेगा। मतलब हमारे सैंपल का कलर क्या आ जाएगा, वहां पर रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। सैंपल का कलर क्या आ जाएगा, वहां पर रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। यदि आपके सैंपल को MnSO4 प्लस NaOH प्लस Ki के साथ टाइट्रेट कराते हैं, और आपके पानी का कलर वहां पर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, वहां पर सैंपल का कलर, सीवेज का कलर आपका रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या समझोगे कि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
यदि वहां पर जो कलर है वो व्हाइट कलर आता है तो इसका मतलब क्या समझोगे कि वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। समझ आई बात या नहीं आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछ लिया जाता है। रिंकल्स मेथड में हमने रिंकल्स मेथड के द्वारा अपन क्वेश्चन कैसे आता है, देखो रिंकल्स मेथड के द्वारा सैंपल ए और सैंपल बी टाइट्रेट करा, टेस्ट करा, ठीक है। सैंपल ए का कलर वहां पर टाइट्रेशन के बाद में व्हाइट कलर हो जाता है और इसका कलर वहां पर रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि सैंपल ए में क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। क्या समझोगे बताओ सब लोग कि सैंपल ए में ऑक्सीजन एब्सेंट है और सैंपल बी में ऑक्सीजन है। सैंपल बी में क्या है, वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो, बात समझ आई या नहीं आई? तो यहां पर इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। तो लिख लिया आपने इसको, तो आपको समझ आ गया कि पानी में वहां पर या सीवेज में वहां पर आपको यदि डिसॉल्व ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका केमिकल वाटर क्वालिटी, सॉरी अगला आता है वहां पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जो भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को अपन किससे नोट करते हैं, यहां पर COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा ऑब्वियसली देखो यहां पर हमारे पानी में वहां पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल, सीवेज में ऑर्गेनिक पार्टिकल होता है नहीं होता है, और ऑर्गेनिक पार्टिकल वहां पर दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और दूसरा कौन सा होता है वहां पर, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है नहीं होता है। एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। तो वहां पर मैं क्या चाहता हूं, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ऑर्गेनिक पार्टिकल का डीकंपोजिशन हो जाए। वहां पर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह के पार्टिकल का वहां पर डीकंपोजिशन हो जाए। डीकंपोजिशन या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, पता है आपको ये बात। मैं चाहता हूं कि यहां पर डीकंपोजिशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो, एरोबिक रिएक्शन के द्वारा ही हो। तो यदि मैं चाहूं कि वहां पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों पार्टिकल्स का, वहां पर दोनों चीजों का वहां पर क्या हो, डीकंपोजिशन हो, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल के डीकंपोजिशन के लिए वहां पर कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्या बोलेंगे वहां पर, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसको क्या बोलोगे बेटा आप, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की यदि मैं डेफिनेशन देना चाहूं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की यदि मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to decompose, oxygen required to decompose biodegradable and non-biodegradable organic particle, biodegradable and non-biodegradable organic particle and non-biodegradable organic particle, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड या ऑक्सीजन डिमांड टू डीकंपोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल इज नोन एज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब आता है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे वहां पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करने के लिए वहां पर आपको सीवेज को
सीवेज की वहां पर K2Cr2O7 K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है। वहां पर K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है और वहां पर कितनी H2SO4 की रिक्वायरमेंट हो जाएगी उसके आधार पर हम बता देंगे कि वहां पर कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। बात समझ आई या नहीं आई? बोलिए। तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे BOD एंड THOD। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। बने रहिए निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी चैनल पर, जहां पर होती है आपके फ्यूचर की तैयारी और यहां पर अपन कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तैयारी, जो कि दुनिया जहां में आपको इंडिया में कोई भी कोचिंग इस कोर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। और वो कोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओनली इंजीनियर्स एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपका कब आने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, सी यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.